हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 साइंस। तो बच्चों ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें और चैप्टरों से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर से ज़्यादातर एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको प्रत्येक फार्मूला ध्यान से पढ़ना है, उसका कंसेप्ट समझना है। तो इस यहाँ पर हम कराने जा रहे हैं जो पेजेस के बीच में जो क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसके आंसर्स और बैक एक्सरसाइज के जो आंसर है हम कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 200, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूअस पाथ, क्लोज पाथ that allows the flow of electric current through it. The component of an electric circuit are battery, plug key and conducting wire. तो बोलने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कंटिन्यूअस पाथ, क्लोज पाथ होता है। क्लोज इसलिए बोला गया है क्योंकि क्लोज पाथ में ही ये फ्लो होता है। जैसे ये बैटरी है, ये इलेक्ट्रिक वायर है, तो इलेक्ट्रिक वायर, ये की है, तो की जब ये ऑन होगी तो तभी जाके क्लोज पाथ बनेगा और तभी जाके करंट फ्लो होगा। बाकी के करंट जैसे कि एयर करंट है, एयर करंट में क्लोज पाथ की ज़रूरत नहीं होती, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर करंट फ्लो होता है। और जो वाटर करंट होता है, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ करंट, जो वाटर करंट होता है हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ फ्लो होता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। तो ये तो तीन कंपोनेंट हैं, बैटरी, फलकी और कंडक्टिंग वायर। ये कंपलसरी जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए चाहिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की डेफिनेशन क्या है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और अगर आपको यूनिट की देखनी है तो यूनिट के लिए हम कूलॉम यानी जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या है? 1 कूलॉम, और टी का लिख देते हैं 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? ये 1 कूलम पर सेकेंड। ये 1 कूलम पर सेकेंड को क्या बोलेंगे हम? 1 एम्पियर। तो ये हो गई यूनिट ऑफ करंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम चार्ज। तो चार्ज का मतलब क्या होता है? Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इलेक्ट्रॉन में चार्ज है। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। n हमें निकालना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 मल्टी 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। Q इक्वल टू 1 कूलम, और n को एक तरफ रख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 1 कूलम अपॉन 1.6 मल्टी 10⁻⁻⁹ ये, और ये इसका 1.6 डेसिमल हट जाएगा तो 10 आ जाएगा ऊपर, 16, और 10⁻⁻⁹ को ऊपर ले आते हैं, 10⁻⁹ हो गया। और 16 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.625 मल्टी 10⁻⁹। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 6.25 मल्टी 10⁻⁸ इतने इलेक्ट्रॉन्स। यानी 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 मल्टी 10⁻⁸, जिसको हम लगभग में लिख सकते हैं 6 मल्टी 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर, केवल नाम लेना है। तो ये इनकी वजह से क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है बैटरी या इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है? तो V इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है W/Q। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो 1 जूल पर कूलम, ये 1 वोल्ट का मतलब हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? मान लिया कोई कंडक्टर है AB, तो 1 वोल्ट का मतलब हुआ कि A से B तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होता है? 1 जूल वर्क डन। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है?
1 वोल्ट। तो वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज कैरिंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर क्या होता है 1 जूल वर्क डन होता है इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 कूलम चार्ज इन मूविंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। फॉर्मूला हमारे पास V इक्वल टू W/Q, और W क्या है, W एक्चुअली में क्या है, वर्क डन, अपॉन Q क्या है, चार्ज, और ये हो गया वोल्टेज। तो क्या है, अगर वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो इसको डेल्टा ई लिख सकते हैं वर्क को, अपॉन क्यू हो गया, और वी वैल्यू पुट कर लेते हैं 6 वोल्ट, और क्यू की जगह में लिख देते हैं 1 कूलम। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 6 वोल्ट, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मल्टी 1, तो ये क्या हो गया 6 जूल डेल्टा ई। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी 6 जूल, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 209 पेज में, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ द मैटर द कंडक्टर इज मेड ऑफ, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो एल होती है, ये रेजिस्टिविटी रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और द टाइप ऑफ मैटर। अगला क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर कितनी मोटी है, इस पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जैसे कि पतली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा, ये क्या होगा, कम होगा, और ये क्या ज़्यादा, मोर। थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है, रेजिस्टेंस कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और उसमें करंट आराम से मतलब कंडक्ट करेगा। तो इसका आंसर लिख देंगे हम कि करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर, और रीजन आपने क्या दे दिया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगला क्वेश्चन है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो इसका सॉल्यूशन होगा, पहले V इक्वल टू IR है। अब ये बोला कि कंडक्टर के अक्रॉस क्या है, दोनों एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, हाफ हो गया। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाता है, तो करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, करंट मान लें इसका ये हो जाता है, रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम, ये बोल रहा है इक्वेशन नंबर 2। अब ये कर देते हैं डिवाइड इसको, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, V/V, ये 2 ऊपर आ जाएगा, I/I डेस्क, R कैंसिल हो जाएगा। तो करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हो जाएगा I डैश इक्वल टू I/2, तो करंट विल बिकम हाफ, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है,
Why are the coils of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal? तो एलॉय की क्यों बनाई जाती है और प्योर मेटल की क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि एलॉय का क्या होता है, इसका आंसर होगा क्योंकि एलॉय हैज़ हायर रेजिस्टिविटी। हायर रेजिस्टिविटी, रो मतलब हायर रेजिस्टिविटी कंपेयर्ड विथ प्योर मेटल। तो प्योर मेटल के कंपैरिजन में एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है? हायर होती है। और क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एलॉय हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आंसर इसका होगा। Question number 5. Use the data in table 12.2 the NCERT book to answer the following questions. Which among iron and mercury is better conductor? तो यहाँ पर टेबल देख लेते हैं, आयरन और मर्क्यूरी में बेटर कंडक्टर कौन होगा? तो आयरन क्या था? आयरन का रेजिस्टिविटी है यहाँ पे, मरकरी की रेजिस्टिविटी है। मरकरी की रेजिस्टिविटी है कितनी? मरकरी की रेजिस्टिविटी है 94 मल्टी 10⁻⁻8 ओम मीटर। और आयरन की कितनी है? आयरन की रेजिस्टिविटी है 10 मल्टी 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लगभग मरकरी की रेजिस्टिविटी 8 टाइम्स है, मोर देन 8 टाइम्स। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी कितनी है? मोर देन 8 टाइम्स। देयरफॉर इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पर आयरन का क्या होगा? आयरन विल हैव मोर कंडक्टिविटी। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। आयरन विल हैव मोर कंडक्टिविटी and therefore it will be a better conductor. Therefore it will be better conductor. तो रीजन ये है। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है? विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर? टेबल को देखना आपने। तो टेबल को देखते हुए सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। तो रेजिस्टिविटी सबसे कम होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। रेजिस्टिविटी जिसकी सबसे कम होगी उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और ये सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सिल्वर। इसका आंसर होगा सिल्वर। रीजन आपने देना है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? सबसे कम है। देयरफॉर इट्स कंडक्टिविटी विल बी मोर। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ schematic diagram of circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt, 5 ohm, 8 ohm resistors and 12 ohm resistors and plug key all connected in series। तो आपको ये दिखा देनी है कि बैटरी क्या है। बैटरी है हमारे पास बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट। तो ये 3 बैटरी दिखा दी, 3 सेल दिखा दिए बैटरी के, और 2 वोल्ट वोल्टेज है प्रत्येक की, और रजिस्टर दिखा देने हमने सीरीज में। ये हो गया आपका 5 ओम और ये हो गया 8 ओम और ये हो गया 12 ओम। एक प्लग की दिखा लेते हैं और ये बन गया सर्किट। तो ऐसे ही दिखा देना था। अगला क्वेश्चन है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ अबव क्वेश्चन पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड वोल्टामीटर टू मेजर
द वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर्स, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्टामीटर। तो आपको वैसे ही डायग्राम बना देना है जैसे पहले बनाया था है। कर क्या करने को बता रही है, एक एमीटर भी लगाना है सर्किट में। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, जैसे मतलब कि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में, नेगेटिव वाले से कनेक्ट करना है। और वोल्टामीटर हमने अटैच करना है 12 ओम के अक्रॉस, और वोल्टामीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो 12 ओम के इसके साथ हम पैरेलल कनेक्शन लगा देंगे वोल्टामीटर का। इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करनी है। तो व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्टामीटर। इसके लिए हमें पहले तो नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना है टोटल, 5 प्लस 8 प्लस 12, 25 ओम आ गया। ये तो हुआ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 2 × 3, तीन सेल हैं 2 वोल्ट के, तो 6 वोल्ट हमारा ये वोल्टेज आ गई। तो अब हमें करंट निकालना है, ओम्स लॉ से निकाल लेते हैं। तो करंट इक्वल टू हो जाएगा V/R। वोल्टेज कितनी है 6 और रेजिस्टेंस है 25। अब 25 से 6 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 0.24 एम्पियर। ये हमारा करंट आ गया, इतना फ्लो हो रहा होगा करंट 0.24 एम्पियर इसमें। और हमें ये एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग ऑफ एमीटर हो जाएगी 0.24 एम्पियर। अब निकालनी है हमें रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर, यानी 12 ओम के अक्रॉस कितना वो होगा वोल्टेज। तो ये निकालने के लिए फिर ओम्स लॉ लगाएंगे, यानी वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम कितना होगा वोल्टेज, V इक्वल टू IR होता है। तो I मल्टी रेजिस्टेंस, करंट हमारे पास 0.24 है और रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। तो ये हो जाएगा 12 × 48 का 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 4 28, 2.88 वोल्ट। तो इसका मतलब वोल्टामीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर वो हो जाएगी इतनी 2.88 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 218। Why does the coil of an electric heater not glow while the heating element does। तो कॉर्ड जो होती है इलेक्ट्रिक हीटर की, जो केबल होती है, मतलब ये इलेक्ट्रिक हीटर है, मान लिया ये इलेक्ट्रिक हीटर है और एक कॉर्ड है, और ये जो प्लग पे लगी रहती है ये कॉर्ड है, ये क्यों ग्लो नहीं होती, जबकि ये ग्लो और रेडिश हो जाता है जो हीटर का हीटिंग एलिमेंट। तो उसका कारण है क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो फिलहाल यहाँ तो लिख देना आपको, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ हाई रेजिस्टेंट मटेरियल लाइक नाइक्रोम। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, द हाई रेजिस्टेंस causes significant electrical energy to be converted into heat and light, making it glow. The cord is made of low resistant material, typically copper or aluminum, designed to conduct electricity efficiently without much resistance. As a result, little heat is generated in the cord. अब question number 2, compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। तो इसका सॉल्यूशन होगा
तो हमें क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है 96,000 कूलम और वोल्टेज दे रखी है 50 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड यानी कि H इक्वल टू जो जूल्स हीट इक्वेशन है क्या है, H इक्वल टू I² RT। लेकिन यहाँ पर करंट रेजिस्टेंस हमें दे नहीं रखा, तो इसको V मल्टी I मल्टी T भी हो सकता है। तो वोल्टेज कितनी है 50, करंट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो करंट क्या होता है, I इक्वल टू Q/T। तो हमें चार्ज भी दे रखा है 96,000 कूलम और टाइम दे रखा है कितना, 1 आवर। तो 1 आवर को हम 60 मल्टी 60, 1 आवर क्या होता है 60 मल्टी 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा 160। और किससे कट रहा है, 2 से। तो यह आ जाएगा हमारे 80/3 एम्पियर। तो हीट जनरेटेड क्या हो जाएगी, वोल्टेज है 50, करंट आ गया हमारा 80/3 और टाइम कितना है 60 मल्टी 60, यन आवर मीन 60 मल्टी 60। अब ये कट जाएगा 20 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर जूल में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 1000 और ये हो गया 4800, यानी ये आ जाएगा 48 मल्टी 10⁵, यानी इसको लिख सकते हैं 4.8 मल्टी 10⁶ जूल। तो ये आ गई हमारी हीट जनरेटेड। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंट 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। तो इलेक्ट्रिक आयरन का हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक आयरन का हमें दे रखा है रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम और करंट दे रखा है 5 एम्पियर और हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, यानी टाइम दे रखा है हमें 30 सेकेंड। तो क्या होगा, जूल्स इक्वेशन लगा देते हैं, हीट इक्वेशन H इक्वल टू I² RT। I कितना है 5 स्क्वायर, R कितना है 20, T हमारा 30 हो गया, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 15,000 जूल आंसर। तो इतनी हीट जनरेट होगी। पेज नंबर 220, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। तो उस रेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है P मल्टी टाइम। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। तो रेट क्या होगा डिलीवर्ड बाय द करंट, वो क्या होता है P इक्वल टू E/T होता है। तो एनर्जी किस रेट पे डिलीवर्ड की जाती है, वो पावर कहते हैं उसको। बोलने का मतलब क्या है, जब मान लिया कोई हीटर है, अब हीटर में क्या लिखा है, मान लिया 1000 वाट, तो 1000 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है इसकी रेटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की को कंज्यूम करेगा 1000 वाट पर आवर के हिसाब से करेगा। 1000 वाट का मतलब ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन।
तो इलेक्ट्रिक मोटर का करंट कितना लेती है? करंट है हमारे पास 5 एम्पियर और वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर, तो हमें पावर डिटरमाइन करनी है और एनर्जी भी कंज्यूम कितनी होती है वो निकालनी है, एनर्जी भी निकालनी है। उसके लिए हमें टाइम दे रखा है, टाइम है कितना? 2 आवर। तो हम निकालते हैं पहले पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है V मल्टी आई। वोल्टेज भी हमें दे रखी है 220 और करंट भी दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1100 वाट। पावर तो ये आ गई। अब हमें क्या निकालनी है? एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर मल्टी टाइम। तो पावर कितनी है? इसको हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो क्या हो गया? 1.1 किलोवाट हो गया, 1.1 किलोवाट। और टाइम को आवर ही रहने देते हैं, 2 आवर। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 2.2 किलोवाट आवर। तो एनर्जी कितनी आ गई? 2.2 किलोवाट आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 221. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then ratio R upon R dash is. तो बोलने का मतलब है कि कोई वायर है और इस वायर के 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। अब पूरे वायर का रेजिस्टेंस दे रखा R, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R अपॉन 5। अब ये जो है, ये जितने पीसेज हैं इनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है और इनका हमें नेट रेजिस्टेंस दे रखा R डैश। तो कैसे निकलेगा? इसका सॉल्यूशन होगा 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R अपॉन 5, और 5 है ये, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 25 अपॉन R, 1 अपॉन R डैश। R को इधर ले आते हैं, R अपॉन R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 अपॉन 1। यानी रेशियो क्या होगा R और R डैश का? 25 रेशियो 1, यानी 25 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट? तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। P इक्वल टू आई स्क्वायर R होता है, ये नहीं होता। P इक्वल टू वी आई भी होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R भी होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे B होगा, जो क्रॉस वाला है, तो ये आंसर होगा B। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो पावर कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे? अब जो बल्ब है, बल्ब का जो चीज़ चेंज नहीं होगी वो क्या होगा? रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो वो निकाल लेते हैं। हमें क्या दे रखा? पावर दे रखी है 100 वाट और वोल्टेज कितनी है? 220। तो यहाँ पर से हम क्या निकाल लेते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो R इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P। तो V कितना है? 220 मल्टी 220 अपॉन P कितना है? 100 वाट। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया आंसर? 22 दूनी 44 का 4 हासिल 4, 22 दूनी 44 का 4 48, यानी 484 ओम। ये तो आ गया रेजिस्टेंस बल्ब का। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। अब जो है वोल्टेज क्या हो गई? वोल्टेज मॉडिफाइड वोल्टेज बोल सकते हैं इसको। मॉडिफाइड वोल्टेज अब कितना हो गया? 110 वोल्ट। तो अब पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी? फॉर्मूला वही लगेगा। अब पावर वी स्क्वायर अपॉन R हमारा अब की बार आ चुका है, तो V की जगह में वैल्यू लग देते हैं 110 मल्टी 110 अपॉन में R है 484
और 11 से काट देते हैं, 11 10 44 हो जाएगा, 11 10 और ये 4 हो जाएगा, और 100/4 कितना हो गया 25। तो 25 वाट। तो जब इसको ऑपरेट किया गया 110 वोल्ट में तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा 25 वाट। हमारा आंसर आ जाएगा डी। टू conducting wires of the same material and of equal lengths and diameters are first connected in series and then parallel in circuit across same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be। मटेरियल दोनों वायर क्या हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगी, ऑफ इक्वल लेंथ्स, और लेंथ भी इक्वल है, और डायमीटर क्या है, एंड डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, और डायमीटर भी सेम है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम होगा दोनों का। तो फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब हमें खाली क्या देखना है कि पहले इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया, मान लिया दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या है, लेट रेजिस्टेंस ऑफ बोथ वायर्स R1, रेजिस्टेंस ऑफ बोथ वायर इज R। तो नेट रेजिस्टेंस दोनों का कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज का, टोटल रेजिस्टेंस यानी सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हो गया, टोटल रेजिस्टेंस यानी सीरीज का हमने कितना हो गया R + R 2R हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं जब ये पैरेलल कनेक्ट किए गए, तब कैसे निकालते हैं, 1/RP, 1/R दोनों का सेम है तो 2 हो गया, 2/R यानी RP = कितना हो जाएगा, R/2। अब दोनों का रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज। तो पहले सीरीज लिखा है तो सीरीज वाला लिखेंगे, तो सीरीज का नेट रेजिस्टेंस कितना RS और पैरेलल का RP, दोनों का रेशियो कितना होगा, तो सीरीज का कितना है 2R और इसका कितना है R/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4 और R से R कैंसिल, तो कितना होना चाहिए आंसर 4:1। तो ये आंसर हो जाएगा डी। हाउ इज द वोल्टामीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लिया 2 पॉइंट के बीच में सर्किट में आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आपको वोल्टामीटर कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे अगर वोल्टेज सोर्स ऐसे है तो दोनों पॉइंट के बीच वोल्टामीटर आपको पैरेलल लगा देना है, वोल्टामीटर